हेलो बच्चों, ज्यूपिटर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुधीर कटियार आपको आज हम सेलुलर रेस्पिरेशन के विषय में आगे बताएंगे। सबसे पहले मेरे बच्चे ध्यान दें, सेलुलर रेस्पिरेशन के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट साइटोप्लाज्म में होता है, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। दूसरा पार्ट क्रेब्स साइकिल होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। तीसरा पार्ट ईटीएस होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में चलता है। अब हम लोग बच्चों यहाँ पे सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस के विषय में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस को हम लोग बेटा ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ई एम पी पाथवे ई का मतलब बच्चों एम्ब्रेन, एम का मतलब मेयरहॉफ, पी का मतलब परनाज होता है। ये जर्मन बायोकेमिस्ट थे। ईएमपी पाथवे को हम लोग बेटा साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। प्लाज्मिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं बच्चों। इसमें ग्लाइकोलिसिस जो शब्द की उत्पत्ति हुई है बेटा, ये ग्रीक वर्ड से हुआ है, जिसका मतलब ग्लाइकोस, ये शुगर के लिए शब्द यूज़ किया गया। लिसिस स्प्लिटिंग, मतलब शुगर की इसमें स्प्लिटिंग होती है और उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है, उनमें जो एनर्जी रिलीज़ हुई वो कुछ एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में। हम आपसे पहले चर्चा कर चुके हैं कि एनर्जी जो है होती इसमें एक साथ ना रिलीज़ होके छोटे छोटे पिट बंडलों में रिलीज़ होती है। ग्लाइकोलिसिस की जो स्कीम जो दी थी, जो ये बताया था इसके विषय में, ये जर्मन बायोकेमिस्ट थे गुस्टॉफ एम्बेडेन, ऑटो मेयरहॉफ, जे परनाज। इसी के आधार पे हम लोग इसको ईएमपी पाथवे कहते हैं। जो ये साइंटिस्ट थे, ये जर्मन बायोकेमिस्ट थे बच्चों। ये जर्मन बायो केमिस्ट। बच्चों आपको बताया गया, हमने आपको बताया है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है, एनरोबिक जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। एनरोबिक ऑर्गेनिज्म में जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, उसमें केवल
ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है। पॉइंट याद करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो है ये साइटोप्लाज्म में चलती है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया इसको हम साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ये मैंने आपसे चर्चा किया है। और ये रेस्पिरेशन सेल के साइटोप्लाज्म होता है और सभी जीवों के रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का इम्पॉर्टेंट पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और इस पार्शियल ऑक्सीडेशन में बच्चों 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं। जो ये पायरुविक एसिड है बेटा, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। CH3 CO COOH, ये पायरुविक एसिड है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। प्लांट्स में ये ग्लूकोज जो उत्पन्न होता है सुक्रोज, और जो है ये फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट होता है। इस बात को मैं आपको बता चुका हूँ बेटा। ग्लूकोज सुक्रोज स्टार्च। देखिएगा, ग्लूकोज जो है ये सुक्रोज से प्राप्त होता है बेटा। सुक्रोज स्टार्च से प्राप्त होता है और स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है। बच्चे ध्यान रखना बेटा, ये मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड है। ये डाइसेक्राइड है। और ये पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड से डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड से मोनोसेक्राइड। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है ये स्टार्च है। सुक्रोज को मोनोसेक्राइड मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तन करने वाला एंजाइम इन्वर्टेज होता है। इम्पोर्टेंस पॉइंट को याद कर लीजिए बेटा, इन्वर्टेज। जो ये 2 मोनोसेक्राइड हैं ये तेज से ग्लाइकोलिटिक पाथवे में इंटर करते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो सबसे पहले इनका फास्फोराइलेशन होता है बच्चों, और इससे जो बनता है
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और जो एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज। एंजाइम जो होता है बच्चों हेक्सोकाइनेज होता है। हेक्सोकाइनेज ये फॉस्फोरिलेटेड ग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है। फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है। इसको हम आपको समझाने की बेटा कोशिश करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए ग्लूकोज है बेटा, यहाँ पे एंजाइम हो गया हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज होता है बेटा, और एटीपी का यूज़ करता है ये। और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इससे ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बनता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे एंजाइम फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज रेस काम करता है, जिससे फ्रैक्टोज सिक्स फॉस्फेट बनता है बेटा। फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट फिर एटीपी रिएक्ट करता है एटीपी, और एडीपी में चेंज हो जाता है एंजाइम होता है फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेज। ये एंजाइम है बच्चों, फॉस्फो फ्रैक्टोकाइनेज
इससे बनता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 1,6,1,6 बिस फॉस्फेट यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है एल्डोलेज बेटा। एल्डोलेज ये इसको एक इधर और एक ये मॉलिक्यूल में तोड़ता है, जिसको हम फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं। 3-फॉस्फो जो फिगर एनसीईआरटी में दिया गया 14.1 पे, उस फिगर को हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 मोल में टूटता है। 1 मोल फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड इसी को हम PGAL कहते हैं। और दूसरा मॉलिक्यूल टूटता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ऐसे आ इसको हम लोग बेटा DHAP कहते हैं। 1 मोल PGL का होता है बेटा, 1 मोल, और 1 मोल ड्रॉप का होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये जो दोनों हैं आपस में रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करते हैं, और ये आइसोमर हैं, ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, फंक्शनल आइसोमर हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ केवल आइसोमर लिख रहा हूँ और ये फंक्शनल आइसोमर होते हैं। आगे की प्रोसेस जो होती है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से आगे बढ़ती है, जो मैं आपको नेक्स्ट पेज में क्लियर कर रहा हूँ। ग्लाइकोलिसिस में जो कि चैन रिएक्शन होती है, 10 रिएक्शंस की होती है बच्चों, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पूछ सकते हैं नीट में कितने रिएक्शन है, 10 रिएक्शन, और इनमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम कंट्रोल करते हैं। और इसके फलस्वरूप जो है
ग्लूकोज पायरवेट या पायरविक एसिड में चेंज होता है। 6 कार्बन चेंज इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल। जो ये ग्लूकोज है ये 6 कार्बन होता है, 6 कार्बन है और बेटा चेंज हो जाता है 3 कार्बन में। और इन स्टेप को ग्लाइकोलिसिस में हम बताएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है और हम लोगों को NADH कहाँ पे बनता है, इन चीज़ों को देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट एटीपी सिंथेसिस यूटिलाइज 2 स्टेप, मैंने आपको पहले बता रखा है। सबसे पहला जो एटीपी यूज़ होता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के फॉर्मेशन, मैंने पीछे आपको बताया है। और दूसरा जो होता है बच्चों वो फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसे ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। कौन कौन एटीपी का यूज़ करता है? एक तो ग्लूकोज यूज़ करता है बच्चों और दूसरा फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट यूज़ करता है। फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट, जिससे फ्रैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है बेटा। फ्रैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है, अभी पीछे मैंने चर्चा किया, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं जिनमें से एक मॉलिक्यूल डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है और दूसरा बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये बेटा 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, 3 कार्बन एंड फंक्शनल आइसोमर। इसके बाद हम लोगों को ये देखना है, एक स्टेप ऐसा है इसमें आता है जहाँ पे NAD प्लस से NADH का फॉर्मेशन होता है बेटा। ध्यान रखिएगा, अगर NADPH है तो फोटोसिंथेसिस है, NADH है तो रेस्पिरेशन। ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा। ये देखिए NADH प्लस H प्लस, ये बनता है रेस्पिरेशन में, पूछा जा सकता है आप लोगों से। और NADPH ये बनता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा। P से फोटो से इससे पकड़ लीजिएगा, आप तुरंत समझ जाएंगे। और जहाँ P नहीं है तो रेस्पिरेशन। ये जो बनते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से जब 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, और ये रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स है जहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव होते हैं और PgAl फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है ये हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करेगा NAD प्लस और PgL ऑक्सीडाइज करके बनाएगा बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हम बेटा आपको इसको साइड में समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, देखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे
GAL फॉस्फोग्लिसराइड है, फॉस्फोग्लिसराइड है। इससे हाइड्रोजन निकले NAD, और इससे NADH2 बना। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। जिससे 1,3 जिससे BPGA बना, BPGA। इसी को हम bis 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या bis फॉस्फो बच्चों, यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे आपके NCERT में यहाँ नहीं दिखाया गया है। फॉस्फोरिक एसिड भी रिएक्ट करता है, जिससे बनेगा 1,3 bis फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। वन थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड बनेगा। और यहाँ पे बेटा ATP का फॉर्मेशन होगा। पहला ATP फॉर्मेशन, फर्स्ट ATP फॉर्मेशन 1,3 से 3 ATP जनरेशन या फॉर्मेशन। फर्स्ट ATP फॉर्मेशन होगा, जिससे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा बच्चों। टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से वाटर रिमूव होगा।
इनोलेज एंजाइम होता है, इम्पॉर्टेंट है। इनोलेज एंजाइम से इससे बनेगा 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से फिर सेकेंड टाइम एटीपी जनरेशन होगा। सेकेंड टाइम एटीपी जनरेशन जिससे पायरुविक एसिड बच्चों बनेगा। बच्चों ध्यान देना, ये 2 मोल होंगे, ये भी 2 मोल होंगे। जब 2 मोल होंगे तो इसका 2 एटीपी का जनरेशन होगा। 2 एटीपी जनरेट होंगे, 2 मोल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगा, 2 मोल फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड होगा और 2 ही मोल पायरुविक एसिड के होंगे। तो इससे आप देखिएगा यहाँ 2 एटीपी बने और फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जब पायरुविक एसिड बनेगा तो 2 मोल एटीपी यहाँ पे और बनेंगे, 2 एटीपी। तो आप देखिए टोटल जो एटीपी का फॉर्मेशन हुआ वो 4 हुए। टोटल एटीपी फॉर्मेशन 4, यूज एटीपी टू गेन एटीपी 2 बेटा। अब जो मैंने आपको बेटा भी बताया मेरे बच्चों, जो कन्वर्जन किया है BPGA बिसफॉस्फोग्लिसरिक टू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये एनर्जी यील्डिंग स्टेप है। एनर्जी यहाँ पे एटीपी के फॉर्म में उत्पन्न होगी। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको पीछे समझाया भी है, आप उसको देखिएगा और इसको भी देखें। इस एनर्जी को ट्रैप किया एडीपी ने और जिससे फॉर्मेशन हुआ एटीपी का, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो BPGA से PGA एटीपी फॉर्मेशन बच्चों ध्यान दीजिए आप, ये पॉइंट याद कर लीजिए। BPGA से अगर PGA है तो बेटा देखिएगा यहाँ पे BPGA 2 मोल से बने PGA 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक इसका नाम है और इससे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इससे इस ये भी 2 मोल है
और इससे 2 ATP का इस स्टेप पे फॉर्मेशन होता है। अनदर ATP सिंथेसाइज जो होता है मैंने आपसे भी बता दिया है, पेप-2 पायरुविक एसिड। जो दूसरा होगा पेप-2 एसिड, 3 कार्बन हैं, इसके भी 2 मोल बेटा, 2 मोल, पायरुविक एसिड के भी 2 मोल हैं, और यहाँ पे फिर 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ। तो टोटल 4 ATP का ये स्टेप आपको याद रखना, मैंने नोट कर दिया बेटा। पहला ये स्टेप आप लोग याद रखोगे, पहला ATP जनरेशन, दूसरा ये याद रखोगे, दूसरा ATP जनरेशन साइड। टोटल 4 ATP मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कैलकुलेट हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल डायरेक्टली सिंथेसाइज इन दिस पाथवे फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे बेटा डायरेक्ट हो जाएंगे 4 ATP, 4 ATP सिंथेसाइज। जो पायरुविक एसिड होता है बच्चों, ये की प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस, और जो कि मेटाबॉलिक की प्रोसेस में यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक्स में। ये डिपेंड करता है सेल की कैसी नीड या आवश्यकता है। मैंने इसको अभी आपको बता दिया है। इसको देख लीजिए, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, यहाँ एंजाइम हेक्सोकाइनेज होगा बेटा, मैंने आपको पीछे बता दिया है, हेक्सोकाइनेज होगा बच्चों। मैग्नीशियम कोफैक्टर होगा, ये पहला ATP यूज़ करने वाला हो गया। फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनेगा। यहाँ फास्फोफ्रैक्टोकाइनेज एंजाइम होगा, फास्फोफ्रैक्टोकाइनेज एंजाइम होगा, इससे फ्रैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनेगा। ये दूसरा ATP यूज़ करने वाला वो इम्पॉर्टेंट है। फिर फ्रैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से ये 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बेटा एंजाइम एल्डोलेज होगा, एल्डो ना तो पीछे जो बताया उसे देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आइसोमर हैं, एक दूसरे के आइसोमर हैं। इनसे ट्रायोज बिसफॉस्फेट बनेगा, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसे आप लोगों ने BPGA के नाम से पढ़ा है। इससे ये बनेगा PGA। यहाँ ATP जनरेशन हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट। फर्स्ट ATP जनरेशन यहाँ बेटा आप याद लिख सकते हैं, फर्स्ट ATP जनरेशन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना, यहाँ इससे या 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, वाटर निकलता, यहाँ एंजाइम होगा इनोलेज, और इससे बेटा फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बना। ये सेकेंड ATP जनरेशन, सेकेंड ATP जनरेशन।
आप लोग इसको भी याद कर सकते हो, जो मैंने कोशिश की समझे उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैंने उसमें हर बात बता दी है। और इससे 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मोल पायरुविक एसिड, लेकिन 3 कार्बन होगा, जो कि की प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का। 3 मुख्य रास्ते होते हैं पायरुविक एसिड के, जो ग्लाइकोलिसिस से बने उनका यूज़ किया जाता है। पहला होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एंड तीसरा है एरोबिक रेस्पिरेशन। जो ये पायरुविक एसिड बना है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, मतलब एक बात के लिए फर्मेंटेशन में एसिड अल्कोहल दोनों बनते हैं। एसिड भी बन सकता है और एल्कोहल भी बन सकता है बच्चों। फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है ये एनरोबिक कंडीशन में होती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, मैनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलर यूकैरियोट्स में जैसे आपकी ईस्ट हो गई, या सैक्रोमाइसिस हो गई, और प्रोकैरियोट्स में आपके बैक्टीरिया हो गया। कंप्लीट जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है, और इस प्रक्रिया को करने के लिए ऑर्गेनिज्म में क्रेब्स साइकिल चलती है, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन का मुख्य पार्ट है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई आवश्यक होती है। बट अगला आता फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया ईस्ट, अभी मैंने आपसे कहा सैक्रोमाइसिस जिसे कहते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का होता है, और कंडीशन इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक रहती है, जिसमें पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में चेंज होता है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अल्कोहल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंजाइम जो इसमें करते हैं, पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। डिकार्बोक्सिलेज एंड डिहाइड्रोजनेज, इसके लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, और इसके लिए जो मेटल इसमें ज़रूरत होता है, आज के जिंक की ज़रूरत पड़ती है। अदर ऑर्गेनिज्म लाइक कुछ बैक्टीरिया हैं जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है पायरुविक एसिड से, वो अभी मैं फिगर आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ये पूरी ग्लाइकोलिसिस दिखाई गई है। ग्लाइकोलिसिस से ग्लिसरॉल्डिहाइड बन रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है तो 3-फॉस्फोग्लिसिक एसिड बना, 3-फॉस्फोग्लिसिक एसिड से फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बना, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड बना।
अब देखिए ये पायरुविक एसिड अगर लैक्टिक एसिड बनाएगा, यहाँ पे लैक्टिक एसिड नो CO2 रिलीज, मतलब नो डिकार्बोक्सिलेशन, नो और पायरोएथिल अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होता है, प्रेजेंट डिकार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन NAD प्लस होते हैं। यहाँ पे NAD प्लस से NADH का फॉर्मेशन हो, चाहे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो या फिर अल्कोहल का फॉर्मेशन। बच्चों यहाँ एक विशेष ध्यान रखिएगा, अगर पायरुविक एसिड से फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड बनेगा तो नो CO2, नो डिकार्बोक्सिलेशन मीन्स नो CO2। अगर पायरुविक एसिड से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो तो विथ CO2 रहेगा। ये पॉइंट विशेष ध्यान रखना आप लोगों को बच्चों। फिर आप पीछे चलते बेटा, एनिमल्स लाइक मसल्स में जैसे आप लोग एक्सरसाइज करते हो जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, तो वहाँ पे जब पूरी तरह ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाती, इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं, तो लैक्टिक वहाँ पे एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज होता है जो कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और रिड्यूसिंग एजेंट जो है यहाँ पे NADH प्लस होता है, और रीऑक्सीडाइज होता है बेटा NAD से NADH प्लस। बोथ प्रोसेस में इसका चाहे अल्कोहल फॉर्मेशन हो चाहे एसिड फॉर्मेशन, दोनों में इसका उपयोग होता है बच्चों। इन देखिए बोथ लैक्टिक एसिड और अल्कोहल फॉर्मेशन में जैसे फर्मेंटेशन जैसे कि एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी जो रिलीज होती है, ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट डाटा तैयार करना आपको इम्पोर्टेंट है बेटा। लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज रिलीज, सारी एनर्जी रिलीज नहीं होती है जो कि हाई एनर्जी बॉन्ड ATP के रूप में ट्रैप कर ली जाती, पकड़ ली जाती है। ये एक बेकार के प्रोसेस है जिसमें अल्कोहल या एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसमें नेट ATP जो सिंथेसाइज होते हैं, मैंने आपको बताया है, नेट ATP सिंथेसाइज 4 gain 3, नेट फॉर्मेशन 4 gain 3 ATP, सॉरी बेटा 2 ATP। नेट फॉर्मेशन 4 ATP, 2 ATP का यूज़ होता है, गेन 4 ATP का होता है। नेट गेन शब्द आए बच्चों तो आपको 2 ATP याद रखना है। कैलकुलेट हाउ मैनी ATP आर सिंथेसाइज, तो 4 हो जाएगा बेटा यहाँ पे। 4 ATP यूज़ किए कितने, 2 ATP ग्लाइकोलिसिस में, तो गेन 2 ATP का हो जाएगा। व्हेन 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज फर्मेंटेड अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड, तो 2 ATP का गेन होगा। 2 ATP गेन
बच्चों ध्यान दें, ईस्ट पॉइजन खुद के लिए डेथ का कारण बनती है जब अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% तक पहुंच जाता है। इम्पॉर्टेंट है, अगर इससे नीचे है तो वो फर्मेंटेशन करेगी, अगर इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा या यहाँ तक कंसंट्रेशन पहुंचेगा तो ईस्ट की डेथ हो जाएगी। ये आप लोग केमिस्ट्री में बता दिया जाएगा बेटा, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। एल्कोहलिक बेवरेजेस कंटेंट ग्रेटर देन दिस कंसंट्रेशन ऑफ टेन, जितना कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे एल्कोहल की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। प्रोसेस बाय विच और कैरी आउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, नेक्स्ट एनर्जी स्टोर, सिंथेसाइज लार्जर नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, जो है एटीपी का जो ज़्यादातर एटीपी का निर्माण होता है उनका सेलुलर मेटाबॉलिज्म यूज़ होता है। यूकैरियोट्स में ये प्रोसेस जो होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन रिक्वायर इम्पॉर्टेंट है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों, ये याद रखना है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन और ग्लूकोज का जो भी सबस्ट्रेट है उसका होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इसमें CO2 रिलीज़ होती है, वाटर रिलीज़ होता है और लार्ज अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है सबस्ट्रेट से। इस प्रकार का रेस्पिरेशन कॉमन रूप से हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जो कि आप लोग आगे पढ़ेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, टेक प्लेस इन विद इन माइटोकॉन्ड्रिया, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन होगा आपसे पूछा जाएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए किस ऑर्गेनेल की एसेंशियलिटी है, तो आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया की कोई एसेंशियलिटी नहीं है। द फाइनल प्रोडक्ट जो ग्लाइकोलिसिस का होता है पायरुविक एसिड, ये ट्रांसपोर्ट होके साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है पायरुविक एसिड, और वहाँ पे कुछ विशेष एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रियाओं में पार्टिसिपेट करता है। सबसे पहले बेटा देखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन पायरुविक टू स्टेट रिमूव ऑल हाइड्रोजन एटम, सबसे इम्पॉर्टेंट आगे मैं बताऊंगा, और 3 मॉलिक्यूल CO2 का फॉर्मेशन। पायरुविक एसिड के सभी हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और 3 CO2 मॉलिक्यूल उत्पन्न होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन से एटम से रिमूव होते हैं ये बेटा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, और उन्हीं के साइमल्टेनियस जो होता है ATP का फॉर्मेशन। बच्चों ध्यान रखना बेटा, ये प्रक्रिया क्रेब्स साइकिल में अभी आपको क्लियर करूँगा, और ये प्रक्रिया ETS में होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फर्स्ट प्रोसेस टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब क्रेब्स साइकिल हो गई बेटा। सेकेंड प्रोसेस लोकेटेड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये बेटा ETS हो गया जो मैंने आपसे चर्चा किया है।
जो पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट से, साइटोसॉल, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर करके ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करता है और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इस प्रक्रिया को कैटलाइज करने वाला पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है। पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज रिक्वायर कई कोएंजाइम जिसमें होते हैं, जैसे कि NAD एंड कोएंजाइम में। पायरुविक एसिड कोएंजाइम में NAD प्लस मैग्नीशियम, ये इस एंजाइम का कोफैक्टर हो गया। एंजाइम पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, बच्चों ध्यान देना, अगर रिएक्शन आए तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, और एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कोफैक्टर मैग्नीशियम, इससे एस्टाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होगा। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक CO2 मॉलिक्यूल निकला, NADH एंड H+। इस प्रोसेस में दो मॉलिक्यूल NADH प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बेटा बने थे, मैंने आपको पीछे बताया। क्योंकि एक ग्लूकोज में, एक ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस के द्वारा दो पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, और जब दो पायरुविक एसिड बने तो एक पायरुविक एसिड से एक NADH बनेगा, तो दो पायरुविक एसिड से दो NADH का फॉर्मेशन होगा। ये पॉइंट अभी क्लियर हो चुका है। एस्टिल कोएंजाइम इंटर द साइक्लिक पाथवे, इसको कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसकी खोज क्रेब्स ने की थी, इसीलिए इसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और इनका पूरा नाम था हैंस क्रेब, जिन्होंने इसको देखा था, और ये डिस्कवरी की थी बेटा 1937। और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1953। बच्चों, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल स्टार्ट कंडेंसेशन प्रक्रिया से होती है, वाटर निकलता है, और इसमें एस्टिल ग्रुप जो है ऑक्सलोएस्टिक एसिड और वाटर उत्पन्न होता है, और सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये देख सकते हैं आप लोग बेटा, पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड से एस्टाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ। अभी आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है इसमें, और इसमें
ऑक्सिलो-एसिटिक जो 4 कार्बन है का है, इसका एसिटिल ग्रुप से रिएक्ट करता है कोएंजाइम से, और इसमें 2 कार्बन एसिटिल के, 4 कार्बन ऑक्सिलो-एसिटिक एसिड के, इससे जो बटा वाटर रिलीज हुआ, वाटर यूज हुआ, और इससे बनेगा सिट्रिक एसिड 6 कार्बन। इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं बच्चों। इसे बताने से पहले हम एक फार्मूला बेटा आपको बता रहे हैं। C² IO अल्फा S² FMO। C का तो सिट्रिक एसिड है बेटा, इन्होंने एनसीईआरटी को ये कुछ स्टेप हटाए हैं। सिट्रिक एसिड, फिर दूसरे C से बेटा सिस एकोनिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिस आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसैक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटो टेरिक एसिड, सक्सिनिल कोएंजाइम, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये C² हो गया, ये I हो गया, ये O हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, ये S² हो गया, ये FMO। ये आपको बेटा याद रखना है। IO के बीच में ये आपको ऑक्सीडेशन NADH2 बनेगा, NADH2, इसके बीच में NADH2 बनेगा, इसके बीच में FADH2 बनेगा,
और यहाँ पे फिर NaDH2 बनेगा। N का मतलब NaDH2, NaDH2, ये आप लोग याद, बहुत पूछा आता है बेटा किन के बीच में क्या बनता है। अब देखिए सिट्रिक एसिड है, इससे वाटर निकला, NaDH2 का फॉर्मेशन हुआ और अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड 6 से 5 कार्बन है, CO2 एलिमिनेट हो रहा है। अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड सक्सेसिव स्टेप में पहले NaDH का फॉर्मेशन हुआ और GTP से GDP से GTP का फॉर्मेशन हुआ, इससे सक्सीनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। ये 5 कार्बन है बेटा, ये बहुत ध्यान देना बच्चों। सिट्रिक एसिड 6 कार्बन है, अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक 5 कार्बन है और सक्सीनिक एसिड 4 कार्बन है। इसके बाद सक्सीनिक से मैलिक एसिड बना, अकॉर्डिंग टू फिगर में बता रहा हूँ बेटा। यहाँ पे FADH2 का फॉर्मेशन हुआ। वैसे FADH2 का फॉर्मेशन सक्सीनिक एसिड टू फ्यूमरिक एसिड, सक्सीनिक एसिड टू फ्यूमरिक एसिड के बीच में होता है। यहाँ पे फ्यूमेरिक एसिड आप लोग याद रखिएगा, फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड से भी मैलिक एसिड, फिर मैलिक एसिड से ऑक्सलो एसिटिक एसिड। और जो ये बेटा GTP का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, ये सक्सीनिल कोएंजाइम से सक्सीनिक एसिड के बीच में। सक्सीनिल कोएंजाइम, ये कोएंजाइम है से सही। यहाँ पे GTP से ATP और इसे ये बड़ा SLP फॉर्मेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहलाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको याद रखना बेटा। The reaction is catalyzed enzyme citrate synthetase, जिससे सिट्रिक एसिड बनेगा, मॉलिक्यूल कोएंजाइम रिलीज हो जाएगा, सिर्फ ये आइसोमराइज करके आइसोसिट्रिक एसिड, मैंने अभी आपसे चर्चा किया है। फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप में उससे बेटा बनता है अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये जाके आगे आपको बताया जाएगा। नाइट्रोजन साइकिल में ग्लूटामिक एसिड बनाता है। ये एक अमीनो एसिड है बच्चों। देन सक्सीनिल कोएंजाइम में अभी बात चर्चा हुआ है। द रिमेनिंग स्टेप सिट्रिक एसिड, सक्सीनिल कोएंजाइम ऑक्सीडाइज करके ऑक्सलो एसिटिक एसिड लगातार बनाता रहता है। इस प्रकार के कन्वर्जन में सक्सीनिल टू सक्सीनिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, GTP का निर्माण होता है। इसको बेटा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं बच्चों। ये एक
कपल्ड रिएक्शन है जीटीपी कन्वर्टेड टू जीडीपी और साइमल्टेनियस एटीपी टू एडीपी। ये आप ध्यान दीजिएगा। क्यों है, देखिए एडीपी कन्वर्ट होगा एटीपी में। ये कपल में दो साइमल्टेनियस रिएक्शन चलती हैं। इसमें जीटीपी ये लेस स्टेबल होता है बच्चों, और अपना फास्फोरस एडीपी को दे देता है और खुद जीडीपी में चेंज हो जाता है। और ये फास्फोरस एडीपी देगा तो ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और खुद जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। इसे बेटा कपल्ड रिएक्शन कहते हैं। देयर आर 3 पॉइंट्स, 3 जगह पे इस साइकिल में NAD रिड्यूस होके NADH बनाता है और एक पॉइंट पे FAD से FADH2 का निर्माण होता है। आप देखिए, ये देख सकते हैं IO के बीच में NAD का निर्माण, अल्फा कीटोन सक्सिनिल कोएंजाइम के बीच में NAD का निर्माण और मैलिक से NAD का निर्माण, और एक जगह सक्सिनिल एसिड से फ्यूमरिक एसिड के बीच में FADH2 का निर्माण। तो एक जगह FADH2 और 3 जगह NADH2 का निर्माण होता है। मैंने आपको भी बताया है। लगातार ऑक्सीडेशन एसिटिल कोएंजाइम थ्रू TCA साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि सिस्ट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होती है। पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। कंटिन्यू रिप्लेसमेंट होता रहता है ऑक्सिलिक एसिड से फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आल्सो रिक्वायर रीजनरेशन ऑफ NAD, NFAD प्लस का रीजनरेशन होता है NADH और FADH2 में, अभी मैंने चर्चा किया है। समरी जो है आप लोगों को इसके विषय में जो सारांश है वो आप आगे देख सकते हैं। पायरुविक एसिड 1 मोल से 4 NAD का, 1 FAD का, 2 वाटर, ADP। ये प्रक्रिया सारी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। 3 CO2 का फॉर्मेशन होता है, 4 NADH का फॉर्मेशन होता है और 1 FADH2 का फॉर्मेशन होता है और 1 ATP फॉर्मेशन डायरेक्ट होता है, जो कि आपको मैंने ये बेटा GTP वाले ATP की बात मैं कर रहा हूँ। GTP से जो बनता है ATP, याद रखेंगे आप लोग। ग्लूकोज जो है ये ब्रेक होके एनर्जी को रिलीज़ करता है और टोटल 8 मॉलिक्यूल NADH2 के, चूँकि एक पायरुविक एसिड से 4 NADH है तो 8 हो गए, और 2 FADH2 का निर्माण करेगा। 2 ATP का यूज़ किया गया था TCA में। आप एक बात ध्यान रखेंगे बेटा,
बड़ा आश्चर्य होगा कि इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कहीं भी ऑक्सीजन का अभी रोल नहीं ना पिक्चर में अभी या उस चित्र में अभी तक कहीं ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया गया है। लेकिन ये लार्ज नंबर एटीपी का फॉर्मेशन होता है और अब हम लोग NADH प्लस और FADH के जो कैसे सिंथेसाइज होता है, क्या रोल होता है एटीपी के निर्माण में, उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और ऑक्सीजन का क्या रोल है रेस्पिरेशन में, उसको कैसे एटीपी का निर्माण होता है, इस चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको देखने के लिए हम लोग ETS का उपयोग करेंगे और इस जो ETS में एटीपी का जो फॉर्मेशन होगा उस प्रक्रिया को बेटा हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के नाम से पढ़ेंगे।